आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि रेप्टाइल्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इवोल्यूशन का मतलब होता है उनमें कैसे कैसे विकास आए, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। तो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स यानी कि रेप्टाइल्स कहाँ से आए। तो रेप्टाइल्स का ओरिजिन पैलाजोइक एरा यानी कि पुराणजीव युग में, लेट कार्बोनिफेरस पीरियड यानी अंत में, जब कार्बोनियस पीरियड ख़त्म होने को था तब हुआ था। 320 मिलियन ईयर पैगो, 320 मिलियन ईयर पैगो में हुआ था। ये इवॉल्व हुए। ये किससे इवॉल्व हुए? लेवी से हुए। एम्फीबिया है ये प्रिमिटिव टेट्रापोड है, यानी सबसे पुराना टेट्रापोड है पहली। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा है साइटोसॉरस हाइपोथीसिस। ये हाइपोथीसिस जो दी, ये मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथीसिस थी। इसमें हमें फर्स्ट ट्रू रेप्टाइल्स के बारे में बताया गया। कहा गया जो पहला ट्रू रेप्टाइल था वो कहाँ से आया? साइक्लोसेरस से आया, जिनके फीचर्स थे यानी कि जिनमें कुछ विशेषताएं थी। इनका हैवी स्कल था, इसी वजह से हमने इन्हें रेप्टाइल्स कहा। एनेप्सिड टाइप का था, स्ट्रॉन्ग लिप्स थे जिससे ये टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन कर सकते थे, यानी कि ज़मीन पे चल सकते थे। फर्स्ट फुली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट थे, यानी पूरी तरीके से ज़मीन पे रहने वाले। तो ये थ्योरी जो थी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, यानी कि यही थ्योरी हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं कि हाँ, रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन किससे हुआ? साइक्लोसॉरस से। अब की इवोल्यूशनरी ब्रेकआउट, फिर कुछ इसमें बदलाव भी आए। अमोनिएटिक एग का डेवलपमेंट होना, यानी कि एग कैसे रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं? अमोनिएटिक एग पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंस, और अब इनमें इम्पोर्टेंस यानी कि इनकी खास विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है? तो ये वाटर में इंडिपेंडेंट होते हैं, वाटर से इंडिपेंडेंस होते हैं, यानी कि पानी में नहीं जाते, पानी पे डिपेंड नहीं करते कि इन्हें अपनी लाइफ साइकिल पानी में जीनी है, तो बिल्कुल नहीं होता इनके साथ। एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिलता है। एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? क्योंकि एमनियोटिक एग पाया जाता है तो उससे भ्रूण बचा रहता है। लैंड कॉलोनाइजेशन पॉसिबल, यानी कि वो लोग क्या ग्रुप बना के रहने लगे झुंड में। एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन उसकी किसकी थी? एमनियन की थी, कोरियन की थी, एलाटोइस की थी, यानी कि 3 मेम्ब्रेन उनमें पाई गई जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन थी, जिससे रेप्टाइल्स में अच्छे फीचर्स बने। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड, यानी कि जो इनमें शो होते हैं, यानी जिसकी वजह से इनमें बदलाव आए। तो पहला टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, यानी कि ज़मीन पर रहने के लिए बदलाव। तो इनकी स्किन कैसी होगी? ड्राई होगी। और अभी तक एम्फीबिया में स्किन कैसी थी? म्यूकस से भरी हुई थी। कैरेटिनाइज स्किन हो गई, यानी क्रेटिन पाने लगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने लगा। स्ट्रॉन्ग लिम्ब हो गए, यानी कि मजबूत हाथ पैर हो गए। क्लॉज हो गए, यानी कि क्लॉज क्यों पाए जाने लगे? किसी चीज़ को पकड़ सकें। फिर इनके स्कल में भी बदलाव आया। स्कल मॉडिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेम्पोरल फोसा का डेवलपमेंट इवोल्यूशन का बेस, यानी कि टेम्पोरल फोसा बना तो इसी से क्या हुआ? इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो एनेप्सिड में कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं थी, ये प्रिमिटिव थे टर्टल्स। साइनेप्सिड, इनमें एक टेम्पोरल ओपनिंग थी, ये मैमल्स के एंसिस्टर हैं। मैंने आपको बताया, काफ़ी बार बताया, ये यहाँ से मैमल्स की उत्पत्ति हुई। लाइनेज है, यानी कि पॉलीसेक्रस बने, थ्रेप्साइड बने और उसके बाद मैमल बने। और डाइएप्सिड मोस्ट सक्सेसफुल है, यानी कि सबसे बढ़िया रेप्टाइल्स यही हैं, मोस्ट सक्सेसफुल रेप्टाइल्स है। इसमें 2 टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाने लगी, यानी कि 2 छिद्र पाए जाने लगे जो स्कल को जोड़ते। टेम्पोरल ओपनिंग का काम क्या है? स्कल को जोड़ना। लाइनेज, इनमें जो अब बात करते हैं, यानी डाइएप्सिड है उसके लाइनेज क्या है? तो उसमें पाए जाते हैं लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, डायनासोर और बर्ड्स। ये सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं
यूरैप्सिड, यूरैप्सिड मॉडिफाइड डाइएप्सिड का रूप है, यानी कि डाइएप्सिड का रूप है, पर मॉडिफाइड कैसे, मॉडिफाइड किस लिए हो गया, मरीन में रहने के लिए, मतलब ये मरीन रेप्टाइल्स हैं, जिसमें आता आइथोसोरस, पैलिसोसोरस, याद रखना। यानी कि इनमें भी 2 टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है और इनमें भी 2 टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है यूरैप्सिड में। परंतु यूरैप्सिड में क्या हुआ, यूरैप्सिड में वो पानी में रहने लगे, खारे पानी में। इवोल्यूशनरी रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि इवोल्यूशन के आधार पर उनमें क्या क्या रेडिएशन यानी बदलाव आए और उन्होंने क्या क्या अपने अंदर बदलाव को, क्या कौन कौन से बदलाव को गहन किया। रेप्टाइल्स ने मीजोजोइक एरा में डोमिनेट किया। मीजोजोइक यानी कि मध्यजीव एरा में रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया था, यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। इसी वजह से हम लोग इन्हें एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। मेजर ग्रुप डायनासोर, सबसे ज़्यादा डायनासोर था। जो डोमिनेंट था टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल, यानी कि ज़मीन पे रहने के लिए डोमिनेंट था। गिव राइज टू वर्ड, इन्हीं से किनका, चिड़ियों का जन्म हुआ। अब बात करते हैं आर्कोसेरस। आर्कोसेरस से हमारे क्रोकोडाइल प्लस डायनासोर बने। ये कुछ ग्रुप में डिवाइड है। आर्कोसेरस में हमारे क्रोकोडाइल और डायनासोर्स को मिला, यानी कि क्रोकोडाइल और डायनासोर दोनों मिलके बने आर्कोसेरस, यानी कि इन दोनों के पूर्वज हैं आर्कोसेरस। एडवांस स्कल था। लेपिडोसेरस में हमारे लिजार्ड और स्नेक आते हैं, इनका फ्लेक्सिबल स्कल है। चेनियोनिस में टर्टल्स आते हैं, जिनका एनाप्सिड कंडीशन है। और हमारे मरीन रेप्टाइल्स क्या हैं, मरीन रेप्टाइल्स हमारे आइकेंथोसेरस, पॉलीसेरस हैं, पैजोसेरस है। यानी कि मैं इवोल्यूशन का मतलब ही ये, मैं आपको इतना सब पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब इवोल्यूशन का ओरिजिन का मतलब कहा है, उत्पत्ति किससे हुई। तो इनकी उत्पत्ति प्रिमिटिव टेट्रापोड से हुई, जिसका नाम है लैबिरिंथोडोंट। और एक थ्योरी दी गई जो बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी थी, जिसने ये कहा कि जो मैमल्स यानी कि रेप्टाइल्स हैं वो कौन सा सबसे पहला रेप्टाइल बना, तो उसका नाम था साइक्लोसोरस। अब इन्हीं में आगे बदलाव आए, इनकी ओपनिंग्स में बदलाव आए और वो टेम्पोरल ओपनिंग बोलते हैं, जिसके कारण इनमें जॉज, टेम्पोरल ओपनिंग क्या करती है, जॉज को जोड़ने का काम करती है, यानी कि स्कल में जॉस को जोड़ने का काम करती है। तो इन्हीं से क्या हुआ, आगे चल के अलग अलग ग्रुप में ये डिवाइड हुए, एनाप्सिड, सैनेप्सिड, डाइएप्सिड में रेप्टाइल्स डिवाइड हुए। यूरैप्सिड, अब यूरैप्सिड तो वही रेप्टाइल्स थे जिनमें दो टेम्पोरल ओपनिंग है, परंतु मरीन पानी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डाइएप्सिड। डाइएप्सिड में भी 2 टेम्पोरल ओपनिंग है, परंतु ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी ज़मीन पे रहते हैं। साइनेप्सिड में एक टेम्पोरल ओपनिंग है। इन्हीं से चल के आगे हमारे मैमल्स बने, यानी कि ह्यूमंस बने आगे चल के। एनेप्सिड में एक टेम्पोरल ओपनिंग है, पर ये बहुत पुराने हैं, प्रिमिटिव कंडीशन थी, टर्टल्स पाए जाते हैं। तो स्कल में, यानी कि इनमें मॉडिफिकेशन क्या आया, जिसके कारण इनमें इवोल्यूशन आया, तो इनमें ये बदलाव आए। अब बात करते हैं इवोल्यूशन टूवर्ड बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स के साथ साथ वर्ड्स के साथ साथ मैमल्स में क्या क्या बदलाव देखने को मिले। तो वर्ड भी कहाँ से बने, रेप्टाइल से बने, फ्रॉम रेप्टाइल्स। तो फ्रॉम टेट्रापोड डायनासोर फीदर इवॉल्व। डायनासोर ने क्या किया, थेरोपोड डायनासोर था, उसने अपने फीदर यानी पंख को डेवलप कर लिया। लाइट स्केलेटन हो गया, जिसको हम लोग बोल देते हैं आर्चियोपेट्रेक्स। इसी से हमारे आगे चल के क्या बनी, बर्ड्स बनी। और मैमल्स फ्रॉम रेप्टाइल, मैमल्स ने कैसे, यानी कि रेप्टाइल्स ने मैमल्स में कैसे कन्वर्ट हो गए, फ्रॉम साइनेप्सिड रेप्टाइल। जो साइनेप्सिड रेप्टाइल थे उन्होंने डेंटी स्क्वेमस जॉ कर लिया, जिसको हेट्रोडेंटिनेशन करते हैं। वार्म ब्लडनेस कर लिया, यानी गर्म खून कर लिया, तो अपने अंदर मैमल्स बन गए। तो मैंने इनको बहुत अच्छे से ओरिजिन ऑफ मैमल्स में भी बताया है कि रेप्टाइल से मैमल्स कैसे बने, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में, यहाँ पे तो थोड़े से पॉइंट दिए गए हैं कि हाँ रेप्टाइल से ही मैमल्स बने। अब एक्सटिंक्शन इवेंट, यानी कि जब इनका ख़त्म होने का क्या बोलते हैं, कगार आ गई, तो एंड ऑफ क्रिस्टेशियस के एंड में 65 मिलियन ईयर एगो
मैक्रो इम्पैक्ट थ्योरी। मैक्रो इम्पैक्ट थ्योरी दी गई जिसमें क्या कहा गया कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया, यानी डायनासोर विलुप्त हो गए, वर्ड सर्वाइव कर गए जो मॉडिफाइड रेप्टाइल्स है, और वर्ड क्या कर गए, जिंदा रह गए जो मॉडिफाइड रेप्टाइल हैं, और मैमल डाइवर्सिफाई कर गए, और मैमल्स ने क्या किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा फैला लिया। अब ये मास एक्सटिंक्शन थ्योरी क्या है, या मैक्रो इम्पैक्ट थ्योरी है क्या? तो इसका मतलब होता है मैक्रो इम्पैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग 65 से 60 मिलियन ईयर एगो में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड यानी कि मेटेरॉइड अर्थ पे आकर टकराया, यानी बहुत बड़ा उल्कापिंड आके धरती पे टकराया, जिससे मास ऑफ एक्सटिंक्शन हुआ। मास ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब होता है यही बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, यानी बहुत ज़्यादा स्पीसीज ख़त्म हो गई, तो इसी को मास ऑफ एक्सटिंक्शन थ्योरी बोलते हैं। तो इसके ही कारण डायनासोर क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो मैक्सिको के युकैटन पेनिनसुला में चीसो क्लब क्रिएटर 185 वाइड तक, यहाँ से लेके, यानी कि पेनिनसुला से लेकर, मैक्सिको में पेनिनसुला है वहाँ से लेके चीको क्लब कैरेटर से वहाँ तक एक्सटिंक्शन हो गया, यानी कि वहाँ तक गड्ढा अभी भी देखने को मिलता है। तो इजी ट्रिक, हम आपको आसान ट्रिक बता देते हैं। इम्पैक्ट, डार्कनेस, नो फूड, एक्सटिंक्शन, यानी कि पहले क्या हुआ, उल्कापिंड पड़ा, फिर पूरे वातावरण में अंधेरा छा गया, यानी डार्कनेस हो गई, तो जिसके कारण सूरज नहीं दिखा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, यानी कि नो फूड, फिर उसके कारण एक्सटिंक्शन हो गए, यानी ख़त्म हो गए। कि इवोल्यूशनरी इनोवेशन, यानी कि इनके बाद इनमें कौन से ऐसे इवोल्यूशन हैं जो रेप्टाइल्स को एम्फीबिया से अलग बनाते हैं? पहला अमोनेटिक एग, दूसरा टेम्पोरल फोसा, तीसरा ऑटोस्टाइलिक फ्यू में पाया जाता है, पर है कैरेटाइन स्किन, जिससे ये धरती पे आके रहने लगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग लिम्स, इसके कारण रेप्टाइल्स का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो फाइलोजेनेटिक समरी, यानी फ्लो याद करना है, याद रख लो। एम्फीबिया बना, फिर हमारा क्या बना, कॉटिलोसोरस बना जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स था। इसके बाद हमारे टर्टल्स आए, और टर्टल के बाद हमारे एनेप्सिड आए, और एनेप्सिड के बाद हमारे सिनेप्सिड आए, और डाइएप्सिड आए। सिनेप्सिड ने मेमल्स को बनाया, डाइएप्सिड ने रेप्टाइल्स और बर्ड्स को बनाया, याद रखना। डाइएप्सिड से अब जो मॉडर्न रेप्टाइल है वो किससे इवॉल्व हुए, डाइएप्सिड से हुए, रेप्टाइल्स और बर्ड को बनाया। हाईली ईल्ड एमसीक्यूज पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका ओरिजिन कब हुआ, तो वो हमारा कार्निवोफेरस में ओरिजिन हुआ। ये कब पाए जाते हैं, इनका फर्स्ट रेप्टाइल कौन से थे, तो इनका फर्स्ट रेप्टाइल है जो कॉटिलोसेरस है। की एडेप्टेशन क्या है, यानी कि इनमें बदलाव का सबसे ज़रूरी हिस्सा कौन सा है, तो अम्यूनेटिक एग का होना। मोस्ट सक्सेसफुल, इनमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, यानी कि जो रेप्टाइल्स में आगे चल के एवोल्यूशन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एग्जाम्पल कौन सा है, तो डाइएप्सिड है। डाइएप्सिड क्यों है, क्योंकि इन्हीं से आगे चल के रेप्टाइल्स और बर्ड्स बने। मैमल्स के एंसेस्टर कौन है, साइनेप्सिड। एज ऑफ रेप्टाइल्स किसको कहा जाता है, मेसोजोइक एरा को। ये कनेक्टिंग लिंक किसके बीच के हैं, कौन सा कनेक्टिंग लिंक है इनके बीच का, तो इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है आर्चियोपेट्रिक्स। एंड ऑफ क्रिस्टेशियन एक्सटिंक्शन, क्रिस्टेशियस पीरियड जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए, और मास एक्सटिंक्शन थ्योरी के कारण ये विलुप्त हुए, यानी बहुत बड़ा उल्कापिंड आके टकराया। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और इतना शॉर्ट में इसीलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि एग्ज़ाम नियर है, आप लोग इतना ही याद कर लेना, कोई ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको एक एक शब्द समझाऊँ, एक एक शब्द बताऊँ। फिर भी मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे समझ में आए। बाय बाय।